हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही है ना? ओके। सो फर्स्ट चैप्टर का अगला पार्ट मैं लेकर आ गया हूँ। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बहुत स्लो स्लो आप चल रहे हैं, लेकिन आपको बता दूँ, स्लो चलो लेकिन कंटिन्यूसली चलो, उतना पढ़ो जितना समझ में आए। बाकी तो यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा है, आप एक ही दिन में पूरी किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपको समझ में आ सके और याद रह सके। ठीक है? इसलिए अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं, और पढ़ना ही है, ये आपकी मजबूरी है ना, तो मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मेरी स्पीड के साथ आपको चलना पड़ेगा और चीज़ों को नोट करते चलिए। जहाँ दिक्कत है प्लीज़ कमेंट कीजिए और पूछिए। सबसे पहली बात आ रही है, अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना, यानी कि रिमूव समवन और समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस एंड टेक दैट प्लेस। केवल रिमूव नहीं करना कि हमने किसी चीज़ को हटा दिया और वो जगह खाली हो गई, नहीं। किसी प्लेस पर जो कोई बैठा हुआ है आदमी, उसको हटाना और उसकी जगह खुद बैठ जाना, वो रिप्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है? जिस एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ, तो जैसे कि अगर हम एक रिएक्टेंट, यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट की बात करें, ए प्लस बी सी, ये रिएक्टेंट हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, बी सी जो है वो दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है और ए एक अलग एलिमेंट है। अब जब दोनों में रिएक्शन हो रही है तो क्या करा है, यहाँ पे देखिए ए के साथ में सी बैठ गया है और बी जो है अलग चला गया है। तो यहाँ किसका रिप्लेसमेंट हो गया, किसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, बी का डिस्प्लेसमेंट हो गया। किसने कर दिया, ए ने कर दिया। ठीक है ना? किसने जगह ली, ए ने जगह ले ली किसकी, बी की जगह, और खुद आ गया बी की जगह पर, है ना? ये चालाक आदमी है। और ये होता कैसे, क्यों होता है ऐसा कि ये इसको डिस्प्ले, कौन किसको डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये ध्यान रखना कि जो ज़्यादा एक्टिव होगा वो डिस्प्लेसमेंट करेगा और जो कम रिएक्टेंट होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ देखिए दूसरा एक एग्जांपल, इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे ये एक दूसरी रिएक्शन है कि A प्लस बी सी वही, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ C जो है वो डिस्प्लेस हो गया। किसने किया, अगेन A ने किया, A डिस्प्लेस्ड C हियर अगेन। ओके, एंड द न्यू प्रोडक्ट इज AB, हियर द न्यू प्रोडक्ट वाज AC, एंड हियर द रिप्लेस और डिस्प्लेस्ड एटम इज बी। गॉट इट? चलिए इसका एक और एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं कोई अलग से एग्जांपल लेके नहीं आ रहा हूँ, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप एक बार देखें तो बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दो। फेरस है हमारे पास, जिसको आयरन भी बोलते हैं। एस मीन्स सॉलिड है, सॉलिड आयरन हमने लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवाई हमने, कॉपर सल्फेट से। ये क्या है, एक एक्वेटिक है। कॉपर सल्फेट का जो एक सॉल्यूशन हमने लिया, इसको फेरस के साथ रिएक्शन जब हमने करवाई तो हुआ क्या कि फेरस ने कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और खुद कहाँ आ गया, सल्फर के साथ में, सल्फेट ग्रुप के साथ में आके बैठ गया। ठीक है? तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट की। एक एटम ने दूसरे को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है? ये यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसी को सेम करना क्या है कि 3 नेल्स लेनी है हमें, आयरन नेल्स। कौन से नेल लेंगे, 3 आयरन नेल्स लेंगे। 2 यहाँ बांध के लटकाई हुई है, एक अलग से सेपरेट हमारे पास बची हुई है। ठीक है? सैंपल के लिए कि हमने इस कलर की नेल्स ली थी। ध्यान रखना, साइंस जब भी कहता है कुछ, उसके पीछे लॉजिक होता है। 2 कहिए तो 2 का लॉजिक होगा, 3 कहिए तो 3 का लॉजिक होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, केवल 2 ही शो हो रही है, एक शो नहीं हो रही है। आपका क्वेश्चन बन सकता है, अगर दिमाग में अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आएगा जरूर कि 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आयरन नेल्स, और यहाँ पे शो कितने कर रहे हैं, 2। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था कि एक और नेल कहाँ है। चलो आ भी गया होगा, आपने समझा होगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। सो टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद ए सैंड पेपर। क्यों भाई, क्यों रब करें हम, तो ये आपको पता होना चाहिए। साइंस लॉजिकल है, हर चीज़ का लॉजिक होता है। क्यों रब करना है, क्योंकि जब ओपन में एयर जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो क्या बना लेता है, रस्टिंग होती है उसकी, समझ गए ना? रस्टिंग जब होगी तो रिएक्शन को थोड़ा कम हो जाएगी, तो उस रस्टिंग को हटाने के लिए क्या करेंगे, उसको रब किया जाता है। किससे, सैंड पेपर से रब कर दिया। रब करने के बाद क्या करना है इनको, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, एक तो ये रही और दूसरी टेस्ट ट्यूब्स और लेनी है हमें, हमने यहाँ पे ले ली, ये जैसे 2 टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है? एक ये रही और एक ये रही, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली। 2 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या करेंगे, एक को ए मार्क करना है, दूसरी को बी मार्क कर दिया, और इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और सभी दोनों हैं, इनमें 10 ml क्या क्या लेना है, कितना, 10 ml इसमें भी और इसमें भी, ए और बी। इसको हम लिख देते हैं ए और इसको लिख दिया हमने बी।
सो ए और बी टेस्ट ट्यूब जो हैं उनमें 10-10 ml हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट ले लिया, आगे चलते हैं। टाई 2 आयरन नेल्स विद द थ्रेड, ये जैसे कि बांध रखा है यहाँ पे टाई किया हुआ है, 2 आयरन नेल्स को थ्रेड से बांधना है। एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी, बी जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें इन दोनों कॉपर सल्फेट दोनों नेल्स को एक थ्रेड से टाई अप करके उसमें हैंग कर देना है, लटका देना है। वो कितने देर तक लटकाना है, 20 मिनट्स, ताकि कुछ रिएक्शन वहाँ पर हो जाए। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन, ये हम पहले रख चुके हैं, ये कंपेयर करेंगे जब रिएक्शन के बाद में इनमें जो कलर चेंज होगा, ये क्या क्या चेंज होता है उसको चेक करने के लिए हम एक नेल अपने पास पहले से सैंपल के लिए अलग से रख लेते हैं। ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें से हम इसको निकाल लेंगे, निकाल लिए। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। इसके लिए यहाँ देखो, ये टेस्ट ट्यूब है ए, ये ये बी है और ये है हमारी ए। अब इन दोनों सॉल्यूशन के जो इंटेंसिटी है उसमें क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप जो कॉपर सल्फेट जो लिए थे वो कैसा कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया, थोड़ा सा लाइट कलर हो गया है ना। तो ये लाइट कलर क्यों हो गया, क्योंकि कुछ रिएक्शन यहाँ पर हुई है, और वो क्या रिएक्शन हुई है वो देखो यहाँ पे, समझिए। चलिए, ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स, आयरन नेल का कलर वो चेक करो, देखो आयरन नेल यहाँ पे दिख रही है, ये दोनों आयरन नेल, ये हमारी वो नेल है जिसको हमने सेपरेट रखा था, और ये वो नेल है जिसको हमने इमर्स किया था, कौन सी में, टेस्ट ट्यूब में, बी वाली टेस्ट ट्यूब में। इस बी वाली टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्या था, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था, है ना, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम इस नेल को इमर्स किया। तो जब हमने 20 मिनट्स के बाद इसको बाहर निकाला तो इसका कलर कैसा हो गया, इस तरह का हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन कलर इसका, और पहले ये इस तरह की थी। ठीक है, चलिए, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है, क्या रिएक्शन हो गई है यहाँ पर, हुआ क्या है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट जो है, ये देखो यहाँ पे जो रिएक्शन है इसको फिर से समझ लिए, ये फेरस यानी कि आयरन और ये कॉपर सल्फेट, इन दोनों का रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने से क्या हुआ कि जो आयरन नेल थी ना उसके ऊपर सल्फेट आयन जो है वो इमर्स हो गए, आ गए हैं वहाँ पर, और उसके ऊपर एक के बाद एक जमा हो गए, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया। और यहाँ पर जो कॉपर एलिमेंट था, जो कॉपर के एटम थे, वो यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए, सेपरेट हो गए। तो कॉपर वाला सेपरेट चला गया, अलग बच गया। आ गया होगा समझ में, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आपको आया होगा समझ में। इसमें हुआ क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। किसका डिस्प्लेसमेंट किया है, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। किसने किया है, फेरस ने किया है, ध्यान रखना। आयरन ने जो है कॉपर का क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एक पार्ट का या एक एलिमेंट का या एक रिएक्टेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। जिंक है और फिर कॉपर सल्फेट है। ये जिंक यहाँ इसकी जगह हमने क्या लिया था, पहले हमने फेरस लिया था, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, वो भी सॉलिड था और जिंक है, ये भी क्या है, सॉलिड ही है, तो सेम रिएक्शन यहाँ पे होनी है। अच्छा, तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट हो गया। यहाँ पर जो जिंक था इसने किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को बाहर निकाल दिया, कॉपर सल्फेट कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन को भी क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है ना। चलिए, दूसरा है, यहाँ पे लेड लिया है और कॉपर क्लोराइड लिया है, लेड और कॉपर क्लोराइड फिर से एक्वेटिक है, लेड जो है वो सॉलिड है, और फिर क्या बना, यहाँ पर लेड ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, सो कॉपर जो यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया और लेड क्लोराइड बन गया। सो यहाँ भी कौन सी एग्जांपल हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। सो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। ध्यान समझ में आ रहा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर देगा उससे जो कम रिएक्टिव है उसको। तो यहाँ पे जिंक और लेड दोनों जो हैं वो कॉपर से क्या हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए ये दोनों कॉपर को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। गॉट इट, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। गॉट इट, नेक्स्ट। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन यहाँ पर एक और रिएक्शन आ रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। बात वही है, होगा यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वहाँ एक ही चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ क्या होगा, जो रिएक्टेंट हैं उनमें दोनों जो कंपाउंड हैं, दोनों कंपाउंड में से एक एक एटम आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगे। एक उसको डिस्प्लेस करेगा तो दूसरा वाला एक को डिस्प्लेस करेगा। जैसे अगर हम इसका लिखना चाहिए, जैसे AB प्लस CD, तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, A के साथ में C आ जाएगा प्लस B के साथ में D आ जाएगा। समझ गए, तो यहाँ रिप्लेस हो गया, कौन कौन रिप्लेस हो गए, डिस्प्लेस हो गए। यहां देखो C डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, और यहां पर C डिस्प्लेस होकर किसके साथ आ गया, बाहर निकल गया, और AB के साथ में क्या आ गया, A के साथ में आ गया C। समझ रहे हो, B था
बी यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और सी यहाँ से कहाँ गया, ए के पास आ गया। दूसरी तरफ जो बी था वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, लेकिन डी जो है वो बी के पास आ गया। तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट करके कंपाउंड बना लेते हैं। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो रहे हैं, आपस में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है इसका कि डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ट्वाइस, दो का डिस्प्लेस रिमूव समवन, ये पहले बात कर चुके हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स डिस्प्लेस ईच अदर, यहाँ पर एक दूसरे में क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है दो लोगों का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने लिया सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, और एक लिया बेरियम क्लोराइड, ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, सोडियम सल्फेट लिया, बेरियम क्लोराइड लिया। अब क्या हुआ क्या, यहाँ से जो सल्फेट है, सोडियम जो है वो किसको डिस्प्लेस कर देगा, बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा। सोडियम किसको डिस्प्लेस करेगा, बेरियम को, और बेरियम को डिस्प्लेस करने से सोडियम के साथ क्या ऐड हो जाएगा, क्लोरीन। तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और बेरियम जब डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पर, बेरियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है, तो बेरियम के साथ में क्या जुड़ जाएगा, सल्फेट जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। आ गया होगा समझ में, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर। सोडियम जो है एक जगह, यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट में सोडियम, और बेरियम क्लोराइड में बेरियम, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। जब बेरियम क्लोराइड में से सोडियम जो है बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है, समझ रहे हो ना, बेरियम क्लोराइड में से सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। यहां से बी को हटा दिया इसने। ठीक है, दूसरी तरफ बेरियम क्लोराइड जो है, ये जो बेरियम क्लोराइड है ये क्या करता है, बेरियम क्लोराइड ये क्या करेगा, यहां से सल्फर को अपने साथ जोड़ने के लिए, बेरियम जो है सल्फर को अपने साथ जोड़ने के लिए सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। तो सोडियम जब डिस्प्लेस हो गया तो बच क्या गया, सल्फेट बच गया, तो बेरियम सल्फेट बन गया। समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ एक्टिविटी दी हुई है आपके यहाँ, उनको भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ। टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। ले लिया सोडियम सल्फेट, किस में लिया, ये रहा सोडियम सल्फेट, यहाँ पे ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में हमने। ठीक है, चलो जी, ये हो गया काम। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ बेरियम क्लोराइड, दिस इज सेकंड टेस्ट ट्यूब है, और इसमें हमने क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया। ठीक है, चलो बेरियम क्लोराइड ले लिया। अब क्या हुआ, मिक्स द टू सॉल्यूशंस, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, इनको दोनों देखो, ध्यान से रखना, कभी भी एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा इनको मिक्स करना, एकदम से नहीं डाल देना है, क्योंकि रिएक्शन बहुत जल्दी से हो जाएगी, तो इसमें कई बार कुछ एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो ध्यान रखें, जब भी लैब में जाएं इसको थोड़ा थोड़ा और झुकाते हुए करें, और जो इनका जो फेस है वो दूसरी तरफ रखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शन होती हुई दिख रही होगी, कुछ प्रेसिपिटेशन यहाँ से दिख रहा होगा ना, यही तो है ना। देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। सफ़ेद कलर का यहाँ पर एक सब्सटेंस बनता है जो पानी में इनसोल्यूबल है, पानी में that is not soluble, it means it is insoluble in water, is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. ये जो बन रहा है, जो insoluble होता है, तो इसको बोलते हैं precipitate. ठीक है, तो यहाँ एक नई रिएक्शन का नाम भी आ रहा है। Any reaction that produces a precipitate can be called as a precipitation reaction. तो ऐसी रिएक्शन को क्या कह सकते हैं हम, precipitation reaction भी कह सकते हैं, कह सकते नहीं, कहते हैं, कहते भी हैं और कह भी सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और देखो यहाँ पर, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम आयंस। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है और प्रेसिपिटेट के रूप में, सॉलिड रूप में नीचे बैठ जाता है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को तो आप जानते ही, सोडियम क्लोराइड जब बनेगा तो वो तो वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल है तो वाटर में जो सोल्यूब रहेगा तो वो दिखाई नहीं देगा। विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन, सच रिएक्शन इन विच क्या, such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पर जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज हो, ध्यान रखना
केवल एक ने दिया, दूसरे ने ले लिया, दैट इज नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट। एक देगा, दूसरा लेगा, दूसरा देगा, पहले वाला लेगा, दोनों में आपस में एक्सचेंज होगा, ठीक है ना, आपस में। मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे दे रहे हैं, ये एक्सचेंज है। मैंने आपको दिया, दैट इज नॉट एक्सचेंज। आपने मुझे दिया कुछ, तो वो भी एक्सचेंज नहीं है। एक्सचेंज नहीं है। एक्सचेंज जब होगा जब हम एक दूसरे को दोनों चीजें इक्वल क्वांटिटी में दें, ठीक है। एक और एक्टिविटी हमने पढ़ी थी, एक्टिविटी 1.2। ये आपके क्लास 9th का, यहाँ पर थोड़ा सा आप कितना पढ़ा है आपने उसको रिकॉल करने का टाइम है, पर है ये एक्टिविटी इसी लेसन में आई थी। वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं? एक सिंपल फॉर्मूला के रूप में अगर हम इसको कहें तो लेड नाइट्रेट ऐसे लिख सकते हैं और पोटेशियम आयोडाइड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन हुई थी, इस रिएक्शन हुई थी तो इसका रीजन क्या है, इसका कोई डायग्राम शायद नहीं है अपने पास, चलो कोई बात नहीं। रिएक्शन हुई थी और इससे बना था हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो है क्या ये बैलेंस्ड रिएक्शन है? अगर हम इस तरह से देखें तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन दिखाई देती है, लेकिन ध्यान दो, लेड जो है, लेड है ना, लेड और आयोडीन, ध्यान देने की बात क्या है, देखो यहाँ ध्यान दो, लेड के ऊपर जो वैलेंसी होती है वो होती है +2 और आयोडीन के ऊपर जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है। अब आपको पता है ये इसके पैर में इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, पढ़ा था ना हमने, तो ये क्या बनेगा, Pb तो यही 1 रह जाएगा क्योंकि 1 है ये, और आयोडीन जो है उसके साथ कितने लगेंगे इसके पैरों में, 2 लगेंगे, ठीक है ना। इसलिए ये रिएक्शन जो है बैलेंस रिएक्शन नहीं कही जा सकती। तो क्या करें, इसको बैलेंस कैसे करें? तो बैलेंस करना आसान है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेड आयोडीन को ही, आयोडाइड को ही बैलेंस करते हैं। तो लेड आयोडाइड को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा I के साथ में 2, ठीक है। जब I के साथ में 2 है तो यहाँ कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर सिंगल ही है तो इसलिए यहाँ पे भी 2 लगाएंगे हम, तो दोनों बैलेंस हो गए। अब ये तो बैलेंस हो गए, लेकिन अब पोटेशियम जो है वो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे रह गया सिंगल, तो इसको भी 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगा दिया, चलो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक ठीक है। लेकिन अब देखिए, जब हमने पूरे इसके साथ में 2 लगा दिया है तो ये पोटेशियम नाइट्रेट ये डबल हो गया, तो यहाँ पे जो नाइट्रेट ग्रुप है ये भी डबल है, लेकिन इधर जो है नाइट्रेट ग्रुप सिंगल ही है। अब क्या करें, इसको भी डबल करना पड़ेगा। तो इसको डबल करने के लिए, चूंकि लेड का कोई रोल नहीं है, लेड तो सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसके लिए इसको करेंगे NO3 को, इसी ग्रुप को डबल कर देंगे। पूरे को नहीं करेंगे, पूरे को कर देंगे तो फिर से इनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। इम्बैलेंस नहीं करना, पहले फिर से बताएं, चलो फिर से बताता हूँ। लेड आयोडीन है ये, सो लेड आयोडीन हमने जैसे लिखना देखा, इसका फॉर्मूला लिखा हमने, तो लेड आयोडीन का 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये +2 और ये है -1, इसलिए ये यहाँ पर क्या रहेगा, 2 आएगा ना, ठीक है। ये तो आ गया। अब ध्यान दो, इधर ध्यान देने की बात क्या है कि जब ये इसको आयोडीन को 2 लिख दिया ना हमने, यहाँ पे आयोडीन 2 लिख दिया और यहाँ पे क्या है, सिंगल है, तो सिंगल है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो 2 पोटेशियम आयोडाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। जब हमने इसको 2 कर दिया, ध्यान दो, जब इसको हमने 2 कर दिया पोटेशियम आयोडाइड को, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, सिंगल है, तो अब हमें इसको भी डबल ही करना पड़ेगा, KNO3 करना पड़ेगा 2 के साथ में लगा के, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा होगा, अलग कलर से लिखूँ, चलो अलग कलर से लिख देता हूँ, ये यहाँ से तक ध्यान दो, ठीक है। 2 KNO3 आ गया, ये N है, 2 KNO3। अब यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ पे भी 2 लग गया, कुछ हद तक बैलेंस हो गई। लेकिन जैसे हमने यहाँ 2 लगाया, कहाँ, यहाँ, जैसे यहाँ पे 2 लगाया तो नाइट्रेट भी डबल हो गए फिर, और यहाँ पे नाइट्रेट क्या है, सिंगल है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेट को भी डबल करना पड़ेगा। तो नाइट्रेट को डबल करने के लिए अब हम यहाँ अगर लेड के साथ में PbNO3 को अगर हम डायरेक्ट यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्या होगा, पूरी इक्वेशन फिर से इम्बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे लेड का 1 ही है, तो फिर हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, फिर पूरा चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, लेड को पूरा चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लेड को अलग रखेंगे, वो जो नाइट्रेट ग्रुप है इसके साथ अकेले के साथ ट्वाइस लगा देंगे, ठीक है ना। इस लगा, आगे और देखिए, इसको और समझेंगे। लेड आयोडीन ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये ऐसे लिखा जाता है। जब ये ऐसे लिखेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड को ऐसे लिखना पड़ेगा, और अगर इसको ऐसे लिख रहे हैं तो हम पोटेशियम नाइट्रेट को इस तरह से लिखना पड़ेगा, और अगर पोटेशियम नाइट्रेट को ऐसे लिख रहे हैं हम तो फिर लेड नाइट्रेट को ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हमारी बैलेंस्ड जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से होगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बिना देखे करेंगे, ठीक है। और दिक्कत हो तो फिर से देखना, फिर से समझना, और
आपको समझ में आ जाएगा आई होप। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें, पूछें। तो ये था आज का, 2 ही रिएक्शन में लेके आया हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद ना भी आई तो कोशिश करना थोड़ा पसंद करने की और पढ़ने की, ठीक है। अगली वीडियो में लेकर आएंगे अगली कुछ रिएक्शंस। थैंक यू।